हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, पिछले 2-3 जो हमारे वीडियो है उनमें हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। ऑपरेटर के ऊपर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप उसको कर लोगे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर मैं बता दूंगी आपको, इतने आप करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर बता दूंगी, उसका आंसर बता दूंगी, और अगर मुझे लगा ज़रूरी है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। ठीक है, चलें आज शुरू कर रहे हैं हमारी एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है भाई, मैं आपको पहले अलर्ट कर रही हूँ, एरनफेस्ट थ्योरम जो है वो मैं बोल रही थी आपसे कि थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स में जो अभी आपकी क्रिटिकल चीज़ें आना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, तो वो क्रिटिकल चीज़ों में एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है एरनफेस्ट थ्योरम। मतलब मैं डरा नहीं रही, मैं अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप हर एक स्टेप को साथ साथ में आराम से देखते चलेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया ना तो बहुत सताएगी भाई ये थ्योरम। ठीक है, एरनफेस्ट थ्योरम को बहुत ध्यान से देखना, 5-6 पन्ने से कम में नहीं होगी ये पूरी, मतलब रजिस्टर के पेज, मेरे पेजेस तो उसमें तो छोड़ ही दो कितने पन्नों में होगी ये, कम से कम 8-10 पेज लग जाएंगे मेरे तो, फिर जा करके ये एरनफेस्ट थ्योरम कंप्लीट होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप लोगों के लिए तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बट हर स्टेप को ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी थ्योरम है उसको बताने के लिए सबसे पहले तो उसका आता है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर अपन उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट की आखिर ये कहती क्या है, एरनफेस्ट थ्योरम आखिर कहती क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट सुने, एरनफेस्ट थ्योरम ये कहती है कि एक कण की गति को, स्टेटमेंट है तो आपको स्टेटमेंट को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, फिर मैं उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहता है कि एक कण की गति को वर्णित करने वाले चिरसम्मत समीकरणों, यानी कि क्लासिकल जो उसकी इक्वेशंस हैं, उसमें यदि गतिक चरों के स्थान पर उसको प्रत्याशा मानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वे ही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में भी कण की गति का वर्णन करती है। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान जो है वो किन समीकरणों को संतुष्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आप समझिए कि स्टेटमेंट में आखिर कहा क्या। स्टेटमेंट ये कह रहा है, हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कमियां थी। ठीक है, फिर उस कमियों को सुधारा किसने, प्लांक ने। अब शुरुआत की उनको सुधारने की और फिर धीरे धीरे उन चीज़ों में फिर सुधार आया और क्वांटम मैकेनिक्स निकल करके आई। ठीक है, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो क्लासिकल फिजिक्स में अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स में उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी को या पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई इक्वेशन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, तो अगर उस पार्टिकल की जो मोशन को जो इक्वेशन है उसमें यदि क्या कर दिया जाए, उसके जो गतिक चर हैं यानी कि जो डायनामिकल वेरिएबल हैं उनकी जगह पर यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को अगर हम रिप्लेस कर दें तो वो इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, सपोज करो कि कोई इक्वेशन है, सपोज करो dr/dt कोई इक्वेशन है, dr/dt है ना, r क्या है, पोजीशन, और हमें पता है कि जो r है वो कैसा वेरिएबल है, डायनामिक वेरिएबल है। डायनामिक वेरिएबल है मतलब गतिक चर है, ये पार्टिकल की मोशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, इस गतिक चर को, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन है, अगर मैं इसमें इसके गतिक चर या डायनामिक वेरिएबल को r को रिप्लेस कर दूं किससे, p मोमेंटम से, यानी कि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस कर दूं, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन किसको बताएगी, क्वांटम मैकेनिक्स में भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है। तो एक तरीके से ब्रिज है, एरनफेस्ट थ्योरम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, यानी कि एरनफेस्ट ने ये बताया कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या चेंज करें जिससे कि वही इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी उस पार्टिकल की मोशन को ठीक से डिस्क्राइब करें। तो उसने बताया कि डायनेमिकल वेरिएबल को अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित रिप्लेस कर दोगे आप, तो आपको किससे बताएगा, px/m आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही इक्वेशन किसको डिस्क्राइब करेगी, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो पहले आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इफ
डायनामिकल वेरिएबल्स of a particle in classical mechanics are replaced in classical mechanics equation, ठीक है, are replaced by expectation value of that, then these equations will describe the motion of particle in quantum mechanics। समझ में आ गई? यानी कि किसी भी कण की गति को वर्णित करने वाले जो गतिक चर हैं, ठीक है, उनको किसी चिर सम्मत समीकरण में यदि उसके प्रत्याशा मानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वही इक्वेशन जो है वो क्या करेगी, क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे हम क्या कह सकते हैं, दिस मीन्स expectation values obey the following equations। ठीक है, दो इक्वेशन है एरनफेस्ट की, वो दोनों इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर के हम ये वाली बात कह सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों ही इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एरनफेस्ट। पहली इक्वेशन क्या है एरनफेस्ट की, कि डी बाई डी टी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी 1/m। समझ में आ गई? अब देखो आर यहाँ पे डायनामिकल वेरिएबल है, उसको हमने रिप्लेस किया है किससे, पी से, उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस किया है, और बाकी हम इसको प्रूव भी करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप केवल लेकर के चलें। ठीक है, अगर मैं इसे कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में कुछ नहीं, हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्स वाई जेड में तोड़ लो, आर में तीनों चीजें होती हैं, पी में भी 3 कंपोनेंट होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना, तो उसमें कर सकते हैं डी बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, पी एक्स, ठीक है, और क्या आएगी इक्वेशन, और आ जाएगी डी बाई डी टी, वाई में भी बता दो 1/m पी वाई, और डी बाई डी टी जेड में क्या हो जाएगी 1/m पी जेड। समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एरनफेस्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखें, व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ एरनफेस्ट वो ये कहती है कि डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है, दैट विल बी माइनस ग्रेडियंट वी आर। ठीक है, और हमें पता है कि ग्रेडियंट वी को हम फोर्स भी कहते हैं, मतलब ये इसकी फॉर्म है। आपको पता तो है भाई, क्लासिकल में आप जानते हो कि संवेग परिवर्तन की दर बल को बताती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये वही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को बता रही है, और फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की फॉर्म में हम जानते हैं, F इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी या माइनस ग्रेडियंट यू होता है, तो बस वही तो बताया है ना, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से इसको शो किया। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्पोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो इन कॉम्पोनेंट फॉर्म हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, है ना, एक्स कॉम्पोनेंट, ग्रेडियंट का भी एक्स कॉम्पोनेंट लिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, आप चाहें तो नीचे एफ एक्स भी दिखा सकते हैं, डी बाई डी टी पी वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई एफ वाई।
ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और डी बाई डी टी पी जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड और एफ जेड। समझ में आ गई। तो ये तो केवल एरनफेस्ट थ्योरम मैंने बताई है, अभी तक मैंने इसको प्रूव करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि अगर क्लासिकल किसी भी पार्टिकल की क्लासिकल इक्वेशन के डायनेमिकल वेरिएबल्स को यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए तो वही इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में उस पार्टिकल की वेलोसिटी को या पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर सकती है। समझ में आ गई बात आपको। उसके इन्होंने 2 इक्वेशंस दे रखी है और ये दोनों ही इक्वेशन हमें प्रूव कर रही है कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ इसका डेरिवेशन ऑफ प्रूफ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ कह लो या आप कह लो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट एरनफेस्ट थ्योरम। यही जान लेती है, दूसरी तो फिर भी बेचारी भोली भाली है, वो तो फिर भी हो जाएगी 2-3 पन्नों में। पहली इक्वेशन ही जान लेती है भाई, ध्यान से पढ़ना भाई, है ना। पहले बता दूं आपको फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये बताना है। हम कंपोनेंट में बता देंगे, आप एक कंपोनेंट बता दो, हालांकि मैंने आर में बताया, आप एक कंपोनेंट प्रूव कर दो तो वो उसी तरीके से वाई और उसी तरीके से जेड को किया जा सकता है और उसी तरीके से फिर आर को, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट लेकर के चल रहे हैं और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/m px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे निकालते हैं। समझ में आ गई। सबसे पहले तो सबसे पहले हम डेफिनेशन यूज करेंगे किसकी, प्रत्याशा मान की, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। मतलब हमें पहले मैं क्या लेकर के चल रही हूँ, LHS। तो LHS में निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन लेकर के चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर ही करके चलेंगे कि हम जिस भी फलन के लिए इसको बताएंगे वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई भी फंक्शन साई है दैट इज वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, यानी कि सुव्यवहारित प्रसमानीकृत तरंग फलन है। समझ में आ गई। तो हम कंसीडर करके चलते हैं, कंसीडर we have a well behaved normalized function। नॉर्मलाइज्ड मतलब उस फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ उसका आयतन समाकल 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड है तो इसका मतलब 1 के बराबर है, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन साई, ठीक है। और ये जो साई है ये किन 2 का वेरिएबल का फंक्शन है, x और t का, ठीक है। ये मैंने मान लिया फंक्शन साई, ठीक है। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी अपने टाइम पे पहली बार ही पढ़ी थी तो आ गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर मुझे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी इसको, साई स्टार एक्स टी, है ना, x साई एक्स टी, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, है ना, कि ये एक्स टी का फंक्शन है, एक में बता दिया काफी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब आगे देखिए, मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू LHS ऑफ दिस इक्वेशन मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डी बाई डी टी साई स्टार, चलो अब लिख ही दिया है तो एक्स टी एक्स साई एक्स टी और डी एक्स, ठीक है, ठीक है भाई। डिफरेंशिएट करो। अच्छा, डिफरेंशिएशन से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे x और t दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो डिफरेंशिएशन x का नहीं होगा t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन साई का होगा, ठीक है। साई स्टार का भी होगा और साई का भी होगा, क्योंकि इनमें पता चल रहा है कि जो साई स्टार है वो x और t दोनों का फंक्शन है, बट x और t एक दूसरे के फंक्शन नहीं है, ठीक है। दे आर बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई। तो मैं भी बता देते हैं, लेट, या फिर ऐसे कह दें, इफ x इज x t, x and t आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, तो डिफरेंशिएट करो
LHS तो चल रहा है हमारा d/dt, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले भी कराया हमने। x का तो होगा नहीं, x का तो होगा नहीं, किसका होगा भाई, साई स्टार का होएगा एक बार और फिर साई का होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा d साई बाई डी टी स्टार x और साई ऐसे के ऐसे, ठीक है, प्लस फिर आगे जा करके क्या होगा, साई स्टार तो रह जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का भी नहीं होगा, किसका होगा, d साई बाई डी टी का। समझ में आ गई, तो इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक इक्वेशन आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जो कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, है ना। ऐसे कोई आपके लिए अननोन इक्वेशन तो नहीं है, आपने जब केमिस्ट्री में श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम भी सुना होगा और पढ़ी भी होगी, जहाँ पे हम कहाँ काम आती है एग्जैक्टली, बोर मॉडल में आई थिंक काम आती है। जहाँ आपने एटम पढ़ा होगा ना, एटम में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन काम में आती है। आपने वेव फंक्शंस भी पढ़े हुए होंगे वहाँ पे, हम जब थे 11th में तो हमने तो पढ़ी हुई है भाई, ठीक है। तो वहीं पर ये श्रोडिंगर इक्वेशन इंट्रोड्यूस हो गई थी। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इक्वेशन मानी जाती है श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली है क्या, बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, साइंटिस्ट का नाम है श्रोडिंगर। ये एक्चुअली बताती है हैमिल्टोनियन, H आप जानते हो, और वो क्या होता है, टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या होती है, हम जानते हैं -h² डेल्टा टू साई, अगर ये h साई प्लस v साई, एक्चुअली इक्वेशन का सिंपल फॉर्म होता है h साई इज इक्वल्स टू e साई, ठीक है। ये मैं बताऊंगी आपको जब मैं आपको आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन बताऊंगी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन की सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है। अब H जो है वो एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी के लिए क्या होता है, आयोटा H का डेल बाई डेल टी ऑपरेटर फॉर्म, है ना। तो -h² डेल्टा टू साई प्लस v साई, समझ में आ गया। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब आप कह रहे होगे कि मैडम तो कह रही थी क्रिटिकल इक्वेशन है, भाई इसका सॉल्यूशन बहुत क्रिटिकल है। इक्वेशन इस तरीके की है कि इसका सॉल्यूशन निकालना समझना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द क्रिटिकलेस्ट इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल इक्वेशन। चले अब इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आप एक काम कर लो, इसमें डेल साई बाई डेल टी तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, आयोटा एच कट को नीचे ले जाओ, एच कट से एक एच कट कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, माइनस आयोटा माइनस का एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, ठीक है, डेल्टा टू साई प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा एच कट वी साई। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन से आगे जो है हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको तो 1 घंटा भी पढ़ा लूँगे ना तो भी ये पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे हम अलग अलग उसमें, तो आप पहले का क्लियर करके रखना, फिर ही नेक्स्ट वीडियो देखना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्रम से पढ़ना सारी वीडियोज़ को, समझना, फिर आराम से समझ में आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।